नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास शो अक्षम। जुर्म कहीं भी हो उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और जाति का शिकार चाहे कोई भी हो, उसका खामियाजा देर सवेर सबको भुगतना पड़ता है। अगर समाज में अमन, चैन और खुशहाली चाहिए तो समाज के शैतानों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। देश भर में टेरर पर प्रहार, हर जगह आतंक का संहार। एटीएस, एनआईए, ईडी का छापा, हर साजिश का अब खुलासा। हर तरफ संदिग्धों पर पैनी नजर। जांच एजेंसियों की रेड शहर शहर। अफवाह, दंगा, लव जिहाद। जहां पीएफआई वहां फसाद। संगठन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापा। हर साजिशकर्ता पर बड़ा खुलासा। आज की रात देश के गुनहगारों के लिए ऐसी सुबह लेकर आई जिसकी उन्होंने कोई उम्मीद नहीं की थी। रात के 3 बजे देश भर में कई जगहों पर, कई घरों के बाहर, कई ऑफिस के दरवाजे खुलवाए गए। दरवाजे के सामने एनआईए, ईडी, एटीएस, राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बल थे। और इसके बाद शुरू हुआ आतंक पर ऐसा प्रहार जिसकी आतंकियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रात में जब एनआईए की टीम बहराइच में वसीम के यहाँ पहुंची तो लगा जैसे कोई फिल्म चल रही थी, लेकिन ये रियल रेड थी। ये रेड देश भर में पड़ रहे छापों में से एक थी। इस जैसे छापे देश भर में पीएफआई के कई ठिकानों पर पड़ रहे थे। इन छापों के लिए बड़ी तैयारी की गई थी। इसकी तैयारी ऐसी थी कि किसी के पास बचने का मौका नहीं था। राज्य पुलिस इस छापे में शामिल जरूर है, लेकिन उसे कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। उनसे केवल मदद मांगी गई थी। एनआईए और ईडी की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु में भी हुई। यूपी में लखनऊ, वाराणसी समेत कई इलाकों में छापे पड़े। इस दौरान प्रदेश से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियां टेरर फंडिंग और इससे जुड़ा नेटवर्क तलाश रही हैं। लखनऊ में भी जांच एजेंसियों के छापे में संदिग्धों को पकड़ा गया। पीएफआई को फंडिंग के मामले में एनआईए की टीमों ने देश के विभिन्न राज्यों में छापेमारी की। इसी के तहत यूपी में राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में भी रात करीब 3 से 3:30 के बीच में एनआईए की टीम भारी केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ पहुंची। और ये सेक्टर 1 का वो मकान है जहां से 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से एक का नाम वसीम उर्फ बबलू बताया जा रहा है। यहाँ पर देर रात जब पुलिस पहुंची, केंद्रीय सुरक्षा बल पहुंचा, एनआईए की टीम पहुंची, तो काफ़ी देर तक यहाँ पर वो लोग मौजूद रहे। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला। यहाँ पर बताया जा रहा है जो 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है उनके पास से लैपटॉप और कुछ सामान भी मिला है। वाराणसी में छापेमारी में 2 लोग पकड़े गए। ये दोनों जैतपुरा और आदमपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। बहराइच में जरवल में छापा पड़ा, यहाँ से कमरुद्दीन को पकड़ा गया है। पीएफआई के नेटवर्क को खंगालने के लिए एटीएस की टीम वाराणसी पहुंची। जैतपुरा हो, आदमपुर हो, इन 2 थाना क्षेत्रों में एटीएस की टीम ने छापेमारी की। 2 लोगों को गिरफ्तार करके लखनऊ ले जाया गया है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से जो संदिग्ध नक्शा है वो बरामद हुआ है। उनके मोबाइल और इसके साथ ही लैपटॉप में भी कुछ संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई है। इतना ही नहीं, आने वाले त्योहार में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें पैदा करने वाले थे जिससे शांति और माहौल खराब हो सकता था, ये भी सूचना मिली है। लखनऊ में पीएफआई का ऑफिस इंदिरा नगर में है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों का मकसद यूपी विधानसभा सत्र के दौरान लखनऊ में आतंक फैलाना था। सूत्रों का दावा है कि संदिग्धों ने पूछताछ में कबूला कि उनके निशाने पर सत्तारूढ़ दल के नेता और मंत्री थे।
इन्होंने पिछले हफ्ते यूपी विधानसभा की रेकी की थी। संदिग्धों के पास से लखनऊ के कई महत्वपूर्ण जगहों की तस्वीर, चारबाग रेलवे स्टेशन, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैप भी बरामद हुआ। जिहादी दस्तावेज के अलावा यूपी विधानसभा का मैप भी बरामद हुआ। जांच एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इनकी तैयारी लोन वुल्फ अटैक करने की थी। संदिग्धों के पास से 3 लैपटॉप बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक यूपी में त्योहारों के समय में बड़े पैमाने पर विस्फोट करने का इरादा था। गणेश चतुर्थी के समय भी लखनऊ में विस्फोट का इरादा था, लेकिन उस समय ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। लखनऊ में सुबह करीब 3 बजे छापा पड़ा। यहाँ से 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। इनमें एक का नाम वसीम है, जो टेलरिंग का काम करता है। सीएए एनआरसी दंगे में भी वसीम का नाम सामने आया था। वसीम की गिरफ्तारी भी हुई थी, बाद में उस जमानत पर रिहा हो गया। उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वो राज्य हैं जहां एजेंसियों ने छापा मारा। अगर जगहों का नाम गिनने लगे तो समय गुजर जाएगा, लेकिन नाम की लिस्ट खत्म नहीं होगी। यूपी के साथ ही असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एनआईए ने छापा मारा। पीएफआई के तेलंगाना नेटवर्क का बीती जुलाई में तब खुलासा हुआ था जब निजामाबाद में पीएफआई के आतंकी ट्रेनिंग मॉड्यूल का तेलंगाना पुलिस ने खुलासा किया था। निजामाबाद में पुलिस ने मार्शल आर्ट सिखाने वाले शख्स समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और करीब 30 संदिग्धों को चिन्हित किया गया था। सभी देश में नफरत और हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे। जांच के दौरान खुलासा हुआ था, पीएफआई के संदिग्धों ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल, प्रकाशम और कड़प्पा में ट्रेनिंग कैंप लगाकर सैकड़ों युवकों को रेडिकलाइज किया और उन्हें हिंसा के लिए प्रशिक्षित किया। इसी केस को अगस्त में एनआईए ने अपने हाथ में लिया था और नई एफआईआर दर्ज कर बीती 18 सितंबर को 38 जगहों पर छापे मारे और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इधर दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर को एनआईए की जांच टीम ने सील कर दिया है। पीएफआई का यह दफ्तर राष्ट्रीय मुख्यालय है, जो एक अपार्टमेंट में बनाया गया था। दफ्तर जाने का रास्ता बेसमेंट से होकर है। कहां से आती है फंडिंग और कैसे काम करता था पीएफआई संगठन, ये सब जांच का हिस्सा है। फिलहाल दफ्तर के दोनों गेट सील हैं। कहीं प्रदर्शन उग्र हो जाए तो पीएफआई, कहीं अफवाह फैले तो पीएफआई, कहीं दंगा हो तो पीएफआई, लव जिहाद के 94 मामले हों, 23 शादियां हों, प्रोफेसर की हाथ काटने की घटना हो, 27 राजनीतिक हत्याएं हों, तो भी पीएफआई। आखिर पीएफआई है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से हुआ था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक के फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनिता नीति पसरई साथ है। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई में कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी संगठन नहीं देता। हालांकि दावा करता है कि 20 राज्यों में उसकी यूनिट है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। OMA सलाम इसके अध्यक्ष हैं और EM अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करता है। 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे और एम्बलम लगे थे। ये संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है। एनआईए के जांच के दायरे में पीएफआई के 15 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनमें पीएफआई की पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, धार्मिक विंग अखिल भारतीय इमाम परिषद, वकीलों की शाखा अखिल भारतीय कानूनी परिषद, सोशल एक्टिविटीज विंग रिहैब इंडिया फाउंडेशन, मानवाधिकार विंग NHRO,
ट्रेड यूनियन विंग, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन भी शामिल है। छापेमारी में संगठनों से जुड़े लोगों की जांच की गई और इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पीएफआई बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण देता था। आरोप है पीएफआई के लोग ट्रेनिंग के लिए फकीर, गरीब और कर्जदार लोगों को चुनते थे। उन्हें पथराव, किसी को मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग, भारत में इस्लामिक शासन कायम करने के लिए देश को अस्थिर करना और शरीयत कानून के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। आरोपों के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप में पीएफआई कार्यकर्ता मार्शल आर्ट, कुंग-फू के साथ कानून की धाराओं और उनसे बचने के तरीकों के बारे में बताते थे। ट्रेनिंग 1 दिन और 5 दिन की होती थी, जिसके लिए कॉलेज, मदरसे, मस्जिद और मोहल्लों में ट्रेनिंग कैंप लगते थे। गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक पीएफआई का मुख्य मोटो सक्रिय मुस्लिम युवाओं का चयन, फिर उनके दिमाग को हिंदू विरोधी विचारधारा से भरना है। शारीरिक प्रशिक्षण इसलिए किया जाता था जिससे प्रशिक्षित लोगों को ह्यूमन मिसाइलों के रूप में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। कई दंगों के पीछे पीएफआई संगठन के हाथ होने के आरोप भी लगे। अप्रैल 2022 में करौली, सितंबर 2020 में हाथरस, फरवरी 2020 में एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली दंगा और अगस्त 2020 के बेंगलुरु दंगे में पीएफआई का नाम सामने आया। 2018 में केरल के एर्नाकुलम में सीएफआई के कार्यकर्ताओं ने वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के छात्र नेता अभिमन्यु की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तब भी पीएफआई सवालों में घिरा था। 2017 में केरल पुलिस ने एनआईए को लव जिहाद के 94 मामले सौंपे थे। एनआईए को शक था कि 94 शादियों में से 23 पीएफआई ने अपनी निगरानी में करवाई थी। 2012 में इस ग्रुप का नाम असम के कोकराझार में आया। कहा गया पीएफआई के सदस्यों ने जानबूझकर इलाके में अफवाह फैलाकर दंगा फैलाया। 2010 में पीएफआई के सदस्यों पर एक मलयाली प्रोफेसर का दाहिना हाथ काटने का आरोप लगा। 2015 में एनआईए कोर्ट ने पीएफआई के 13 एक्टिविस्ट को दोषी भी पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सरतन से जुदा करने की धमकी देने के मामले एकाएक बढ़ गए। किसी को सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिली तो किसी को धमकी भरी चिट्ठी मिली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि एक शख्स ने पॉपुलर होने के लिए नाटक किया, तो दूसरे मामले में धमकी देने वाला पीड़ित का परिचित था। देखिए धमकी देने वालों का खुलासा करती है रिपोर्ट। उदयपुर में कन्हैया कुमार की हत्या के बाद सरतन से जुदा करने की धमकी से जुड़े मामले एकाएक बढ़ गए। जिस तरफ देखिए उधर से ऐसी खबरें आने लगी। केवल गाजियाबाद में ही करीब 1 महीने में लगातार 3 मामले सामने आने से सनसनी फैल गई। सोमवार के दिन मुझे धमकी आती है व्हाट्सएप पे और मैसेज आता है। तकरीबन 7 बज रहे थे, उस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था। तो मैसेज आता है कि स्टॉप राइटिंग अगेंस्ट इस्लाम और अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे। और जो सरतन से जुदा वाली जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, कह सकते हैं कि वो भी मैसेज आता है कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन। निशान से जुड़ा विवाद पैसों के लेन देन से जुड़ा था, लेकिन धमकी देने के लिए उसे धार्मिक रंग दिया गया। धमकी देने वाला निशांत आजाद का परिचित प्राण प्रिय वत्स निकला, जिसने बदला लेने के साथ ही सनसनी फैलाने के इरादे से पत्रकार को धमकी दी थी। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि चूंकि आजकल इस तरीके की धमकियां ये लगातार मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, तो इसने भी एक सनसनी फैलाने की नीयत से इस तरीके की कृत्य किया, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत है। उसमें इसे विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने धमकी देने के 2 मामलों का खुलासा कर दिया। एक मामले में आरोपी पीड़ित का परिचित है, तो दूसरे मामले में डॉक्टर ने पॉपुलर होने के लिए खुद ही पूरी साजिश रची थी। गाजियाबाद में लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक 3 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 मामलों का खुलासा हो चुका है और अभी एक मामला शेष रह गया जो कि साहिबाबाद क्षेत्र का है। अब देखना यह है कि जो डॉक्टर और पत्रकार, इन दोनों के मामले में तो खुलासा हो गया, अब महंत के मामले में क्या निकलकर सामने आता है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। गाजियाबाद में कुछ युवकों ने 2 युवकों की बंधक बनाकर पिटाई की। लाठी से युवकों को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ। कविनगर के शास्त्री नगर का ये पूरा मामला है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक युवक को
3-4 लोगों ने पकड़ रखा है और लाठी से पीटा जा रहा है। तो 2 युवकों को बंधक बनाकर पीटा गया है। कविनगर के शास्त्री नगर का मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।